नेपाल से अंतरिम पीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बन सकती है। सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जेनजी की वर्चुअल मीटिंग में इसको लेकर आम सहमति बनी है। जानकारी के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में करीब 5000 लोग शामिल हुए थे। इस दौरान जेनजी ने उनके नाम सुशीला कार्की का प्रस्ताव रखा। सुशीला नेपाल की पहली महिला जस्टिस है। दरअसल नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। वहां की ओली सरकार गिर गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा समेत करीब 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय वहां सेना के हाथों में शासन है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़की हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हिंसा की वजह से नेपाल में अरबों का नुकसान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर फूंक दिए। सांसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास तक में आग लगा दी गई। कई मंत्रियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं आम जन के घरों को भी फूंक दिया गया। सब जलकर खाक हो गया। उपद्रवियों ने पूर्व पीएम की पत्नी को भी आग के हवाले कर दिए, जहां उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई हवाई अड्डों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि 73 साल की सुशीला नेपाल की पहली महिला जस्टिस के साथ साथ वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रही हैं। उनका जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। 11 जुलाई 2016 को वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। हालांकि कार्की इस पद पर करीब 1 साल तक ही रही। इसके बाद 30 अप्रैल 2017 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर द्वारा लाया गया था। इसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस के पद से सस्पेंड कर दिया गया। कार्की अपने माता पिता की 7 संतानों में से सबसे बड़ी हैं। 1972 में उन्होंने महेंद्र मोरांग कैंपस विराटनगर से बीए किया। इसके बाद 1975 में उन्होंने भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स साइंस में मास्टर की। वहीं उन्होंने 1978 में उन्होंने नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। इसके 1 साल बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। बता दें कि जेनजी युवाओं ने 8 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सरकार पर आरोप लगाया कि वो करप्शन खत्म करने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। युवा बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और करप्शन के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन संसद परिसर में आगजनी के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी और हिंसा भड़क गई। पीएम केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा। उसका इस्तीफा से कुछ होने वाला नहीं है। इधर जैसे आज सिंह दरबार जला, संसद भवन जला, हर एक नेताओं के निवास जले, वैसे ही देश के जो करप्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इन सबों को हम जलाना चाहते हैं। सब ये सिर्फ सोशल मीडिया बंद है, इसकी आवाज नहीं है। ये हजारों लाखों नेपाली लोगों की एक ये आवाज है। जेनजी यानी 1995 के बाद पैदा हुए लोग, जिनकी उम्र अब 18 से 30 साल के बीच है। ये युवा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। हम ही नेपाल नाम के संगठन ने भीड़ को एकजुट किया। संगठन के मुखिया 36 साल के युवा सुदन गुरुङ प्रदर्शन का चेहरा बन उभरे। बता दें कि युवाओं ने प्रदर्शन में सोशल मीडिया बैन के अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के मुद्दे भी थे। युवाओं ने आरोप लगाया कि नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचार की कमाई से ऐश कर रहे हैं और हम बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया बैन की आवाज ये बैन किया गया है, वो नहीं है मेन मोटिव। हमारी जो आवाज थी, सोशल मीडिया की आवाज थी कि सबके सामने हम बोल पा रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी घूसपेट हो रही थी, कहीं भी करप्शन हो रहा था, तो आदमी फटाक से फेसबुक पे लेता था और दिखा देता था। वही ये मेन जड़ है कि उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन का आह्वान हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे और गोलीबारी की। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 21 लोग मारे गए। कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। काठमांडू में आर्मी तैनात हुई। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज काफी समय से उठ रही है। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। ओली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा था। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा था। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, जिससे युवाओं की नाराजगी का
अंदेशा लगाया जा सकता है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटाले की पोल खुली है तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है, जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल है। जुलाई 2024 में केपी ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा है। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी है। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी है। वहीं वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज़।